सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर होगा स्वाति शांता कुमार को। तो भारतीय सेना की मेजर हैं स्वाति शांता कुमार और इन्हें साउथ सूडान में लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के लिए ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से अभी सम्मानित किया। मतलब उन्होंने साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत, संयुक्त राष्ट्र का जो शांति मिशन है उसके तहत इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस यानी कि समान भागीदार स्थायी शांति नाम से एक परियोजना शुरू की थी और उसी के लिए इनको ये अभी अवार्ड दिया गया है। और इन्होंने जो ये परियोजना शुरू की थी, जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसके उद्देश्य था महिला शांति सैनिकों की तैनाती को मजबूत करना, सामुदायिक संपर्क बढ़ाना और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित वातावरण बनाना। इस प्रोजेक्ट ने सीधे तौर पर 5000 से ज्यादा महिलाओं को सपोर्ट किया था और उसी के लिए इनको अभी ये यूनाइटेड नेशन महासचिव पुरस्कार 2025, इंग्लिश में बोलोगे तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 इनको दिया गया। क्या नाम है? स्वाति शांता कुमार। ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और उनको ये अवार्ड दिया किसने? यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस ने। अब यूनाइटेड नेशन के हम बारे में जानेंगे, उससे पहले ये कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और यूनाइटेड नेशन के ही ये अवार्ड्स हैं जो कि पिछले साल 2025 में दिए गए। इनके उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको उत्तर बता चुका हूं। कहाँ बताए उत्तर? अभी जो 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स का एक वीडियो बना करके दिया था, उस पर सारे उत्तर मैंने आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको ये सारे प्रश्न आ जाएंगे, या अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर के पहले देखिए, क्योंकि ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड और यूनाइटेड नेशन का ही यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड और यूनाइटेड नेशन सासाकावा अवार्ड, सासाकावा पुरस्कार। और इसी में एक और हम जोड़ लेंगे आज, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 ये मिला स्वाति शांता कुमार को। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। मेंबर कंट्रीज है 193, नवीनतम है साउथ सुडानी, 2011 में शामिल हुआ था। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हो गए जो खुद पुर्तगाल से हैं। इसके पहले सेक्रेटरी जनरल थे त्रिगवेली, नॉर्वे से थे। और ये नाम भी ध्यान रखना कि अभी संयुक्त राष्ट्र में भारत के दो स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, वो कौन है? पी हरीश है, पर्वत नेनी हरीश। बाकी कुछ और अवार्ड्स भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। चलो, अभी आपने देखा था साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उस अवार्ड को कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगेला हंगरिया को मिला ब्राजील से। और यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 एक निकारागुआ का अखबार है, 100 साल पुराना अखबार, ला प्रेंस को। और विश्व कानून का अंग्रेज सम्मान भुवन रिबू को मिला, यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय वकील बने। फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपाड़िया को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को। वर्चुअल साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिवकामी को। स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा प्रणाली में दिया गया उत्तर प्रदेश की पुलिस को। और राष्ट्र समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश उन्नी को दिया गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का नवगठित केई पान्योर जिले को ही भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है। और एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से इसे विकसित किया जा रहा है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामुदायिक जीवन को प्रकृति के साथ मिलकर विकसित करना है। और भी सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका लक्ष्य हो गया एक ऐसा स्थान विकसित करना जहां लोगों का स्वास्थ्य, आय और समग्र जो भी सुख सुविधाएं हैं वो बेहतर हो, क्योंकि उनके आसपास का वातावरण स्वस्थ और संरक्षित है। या आप और भी शॉर्ट में अगर समझो तो यूं कह दो कि जैव विविधता के संरक्षण से जो हमें खुशी मिलेगी, हम उसकी बात कर रहे हैं, ऐसे आप समझ लो। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव कौन सा बना था? गुजरात का मोढेरा गांव। भारत की पहली सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश। भारत का पहला साहित्य का शहर
कोझिकोड केरल। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि। देश का पहला एआई सिटी बनेगा लखनऊ। और रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर वाराणसी। उसके अलावा यहाँ से भी देखो, उसके अलावा शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल दिल्ली मेट्रो है। और देश की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी ये कौन सी बनेगी? अमरावती, जो आंध्र प्रदेश में है। आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर ये कौन सा बना? इंदौर। किस शहर को आपराधिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया? बंगलुरु को। भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली ये किस शहर में शुरू की गई? इंदौर। और भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर ये कौन सा बन गया है? आंध्र प्रदेश की अमरावती। यहाँ पे हमने शहरों की बात की है। और आज जो हमने पढ़ा वो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला है, जो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल ईटानगर हो गई है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गवर्नर है केटी परनाय। और बोमडिला दर्रा मिलेगा, दिफू दर्रा, दिहांग दर्रा, योंग्याब दर्रा। दर्रा मतलब माउंटेन पास। नामदफा नेशनल पार्क है यहाँ पे। मॉलिंग नेशनल पार्क हो गया, पक्के टाइगर रिजर्व है। यहाँ का राजकीय पशु मिथुन हो गया, गयाल है। पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, फूल है द्रौपदी माला, वृक्ष है होलोंग। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज करें अरुणाचल प्रदेश से। तो प्रचंड प्रहार अभ्यास जो कि एक त्रिसेवा अभ्यास था, यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं ये कहां पर खोदा गया? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया। और देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र ये कहां पर स्थापित होगा? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में रायंग मिलिट्री स्टेशन पर एक उच्च तकनीकी सैन्य अभ्यास ड्रोन प्रहार का आयोजन किया था। और इसरो ने अरुणाचल प्रदेश में स्पेस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास हुआ था अरुणाचल प्रदेश में ही, इंडियन आर्मी ने किया था। अचूक प्रहार अभ्यास भी इंडियन आर्मी ने किया था अरुणाचल प्रदेश में ही। तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन हुआ था ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। सियोम प्रहार भारतीय ने किया था ये अभ्यास, सियोम प्रहार अरुणाचल प्रदेश में ही। और अरुणाचल प्रदेश में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का उद्घाटन किया गया था और इसका नाम नामचिक नामफुक कोल ब्लॉक रखा गया। समय पर पेंशन वितरण करने के लिए ई भविष्य पहल यहाँ पर शुरू हुई, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। और अभी पारंपरिक ब्लेड दाव को जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने अरुणाचल प्रदेश से पढ़े थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर को अभी किसने विकसित किया? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर। अब ये क्या है भैया? तो इसे आप कह सकते हो कि ये भारत का पहला पैरों से चलने वाला मोबाइल रोबोट है, जिसे आईआईटी कानपुर से ही निकला एक स्टार्टअप है एक्सटेरा रोबोटिक्स, उसी ने तैयार किया है और इसको नाम दिया स्कॉर्प। तो ये रोबोट इन पैरों की मदद से उबड़ खाबड़ वाली जगहों पे आराम से चल सकता है। ये अपने रोबोटिक हाथों से चीजों को छू सकता है, उन्हें पकड़ सकता है। तो इसे हम खतरनाक या दुर्गम स्थानों पर किए जाने वाले कार्यों में मनुष्य की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे काम ज्यादा सुरक्षित और स्मार्ट बन जाएगा। तो अभी तो याद रखेंगे, भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर, इसको डेवलप किया आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर का ही एक स्टार्टअप है, मैंने नाम बताया आपको एक्सटेरा रोबोटिक्स। अब कुछ और आईआईटीज न्यूज में रहे वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी हमारे जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने आईआईटी मद्रास में अग्निशोध नाम से एक रिसर्च सेल की स्थापना की थी। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सॉवरिटी इंडेक्स पहली बार जारी हुआ था। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने मिलकर जारी किया और उसमें टॉप पे पटना था। किस आईआईटी ने एआई संचालित शिक्षण ऐप ट्रूटोच को लॉन्च किया था? आईआईटी पलक्कड़। एनआईआरएफ 2025 के ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पर है। शिक्षा मंत्री जी ने किस देश में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुरू किया? यूएई, मतलब वहां पे अबू धाबी में जो आईआईटी दिल्ली का कैंपस है वहां पर। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट मॉडल को लॉन्च किया। आईआईटी भिलाई ने एक क्रांतिकारी स्मार्ट पॉलीमर पदार्थ विकसित किया जो स्मार्ट विंडो कोटिंग के रूप में कार्य करता है, जिससे एसी वगैरह की जरूरत नहीं होगी। और किस आईआईटी ने सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की? आईआईटी खड़गपुर। भारतीय डाक ने जेनजी की थीम पर आधारित अपना पहला डाकघर आईआईटी दिल्ली में खोला। स्तन कैंसर का समय पर पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया था, ये हम पढ़ चुके हैं। और आईआईटी
पटना में अभी परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया। ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने आइला नाम से एक एआई सिस्टम बनाया है। आइला मतलब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। और पूछे अगर कोई कि भारत का पहला आईआईटी कौन सा था, तो आईआईटी खड़गपुर था। ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के अनंतपुर अनार को अभी जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली ये एक किस्म है जिसे जीआई टैग दिया गया। और इसमें खास बात क्या है, तो ये अपने गहरे लाल रंग के दानों, अधिक रस, मुलायम बीज, संतुलित मिठास और लंबी शेल्फ लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। और इसी को भी जीआई टैग मिला है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को भी जीआई टैग दिया गया। ये 2026 के आप कह सकते हो शुरुआत में 2 जीआई टैग के प्रश्न हमने पढ़े। एक तो राजस्थान का नागौरी अश्वगंधा और ये अभी आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर का जो अनार है। देखो जीआई टैग की बात करते हैं। जीआई मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक्ट है 1999 का, लागू हुआ 2003 में। पहली बार दिया गया था 2004-5 में दार्जिलिंग टी को, जो पश्चिम बंगाल से है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग देते हैं ना, याद रखना वो वैलिड रहता है 10 सालों के लिए। उसके बाद आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन किसी चीज को अगर पेटेंट कराया जाता है तो वो 20 सालों के लिए वैलिड रहता है। ये भी थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना। और जो जीआई टैग देता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, वो कहाँ पर है? चेन्नई में है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। ये एक पॉइंट ध्यान रखना, भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 10,000 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग देना। वैसे तो 2025 में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था, लेकिन जो कुछ लेटेस्ट है वो मैं आपको बता दूं। एक तो आंध्र प्रदेश की ही अभी पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की मैंडरिन ऑरेंज को जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश में मेरठ के बिगुल को और मथुरा की जरी पोशाक को मिला। अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक ब्लेड दाओ जिसको कहते हैं उसको मिला। सिक्किम के लेप्चा वाद्य यंत्रों को मिला। एक है तुंगबुक जो कि 3 तार वाला वाद्य यंत्र है। और पुनतोंग पुलित बांस की बांसुरी है। मध्य प्रदेश के पन्ना डायमंड को और गुजरात के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला था। उसी तरह से ये भी तमिलनाडु के 5 उत्पादों को भी जीआई टैग मिला था। वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। और पीडीएफ तो आपको डेली मिल ही रही है, क्विज आपको डेली मिल ही रही है ना अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो डेली क्विज आप लगाया कीजिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, ताकि इन्हें आप भूलो नहीं। इन्हें भूलने मत देना बस। तो प्रैक्टिस करते रहो, क्विज लगाते रहो, ताकि अंतिम समय तक एग्जाम तक ये चीजें आपको याद रहे। एग्जाम देने के बाद फिर मत लगाना, फिर सब कुछ छोड़ देना, एप्लीकेशन सबको डिलीट मार देना। लेकिन तब तक ये आपके असली साथी हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पड़े नाम से एक योजना को अभी किसने मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार ने अभी अक्का पड़े, जिसका मतलब होता है एल्डर सिस्टर फोर्स, इस योजना को अभी मंजूरी दे दी है। जिसका उद्देश्य क्या है? हिंसा, शोषण और बाल विवाह को रोककर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को बढ़ाना। इसके लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करने वाली महिला होम गार्डों की एक विशेष टीम प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, तो अक्का पड़े योजना है, कर्नाटक में शुरू हुई, वो हमने देख लिया क्या मतलब है इसका। मैं आपको कर्नाटक लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और योजनाएं आपको रिवाइज करवाता हूं। देखो, आपको याद है अभी केंद्र सरकार ने कहां से एक स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया था? पुणे से। और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान ये राजस्थान में शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की। सीमा पर्यटन पहल हिमाचल प्रदेश ने शुरू की। ध्रुव पहल को भारतीय डाक विभाग ने शुरू किया। अंकुर पहल उड़ीसा ने शुरू की विकास को बढ़ावा देने के लिए। विकसित कृषि संकल्प अभियान शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री है उन्होंने शुरू किया ये अभियान। यशोदा एआई अभियान राष्ट्र महिला आयोग ने शुरू किया। और मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना को असम ने शुरू किया। राहवीर योजना को मध्य प्रदेश ने। किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा ने शुरू किया। और थिल्लिक्की वंदनम योजना को आंध्र प्रदेश ने। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश। और अदिति योजना इसे अभी पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया। क्यों? एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा कुशल तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो ये तो कुछ योजनाएं हमने देख ली। बात कर्नाटक की हो रही थी, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल बंगलुरु है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। अभी कर्नाटक में सबसे लंबे तक मुख्यमंत्री के रूप में पद संभालने वाले, कार्य करने वाले ये मुख्यमंत्री बन गए। गवर्नर है थावर चंद गहलोत।
यहाँ पे 5 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे, बांदीपुर, नागरहोल, अंशी, बन्नेरघट्टा और कुद्रेमुख। आप कर्नाटक से और क्या क्या याद रख सकते हो आप? याद रखना भी, बेंगलुरु में अन्नपूर्णा योजना जो स्वच्छता कर्मियों के लिए है उससे शुरू किया गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस ये हुआ बेंगलुरु कर्नाटक में। और लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है उन्होंने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया था? बेंगलुरु कर्नाटक में ही। इनोवेशन को बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य ने 1000 करोड़ रुपए का लीप ईयर प्रोग्राम शुरू किया। भारत का पहला सोलर पावर्ड जू कर्नाटक में स्थित बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया गया। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उन्होंने ग्रामीण संपत्तियों का डिजिटाइजेशन करने के लिए, डिजिटलीकरण करने के लिए अभी ई स्वैथु 2.0 नाम से एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और साउथ अफ्रीका से कैपुचिन बंदरों को हम लेकर के आ रहे हैं कर्नाटक में जो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है वहां पे। 4 नर 4 मादा। ठीक है, तो ये सारी बातें कर्नाटक से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 13वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो आंसर होगा हेमनेट को। पूरी बात करते हैं इसकी, ये हम बात कर रहे हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की। याद रखना, फिल्म और टेलीविजन में बेहतरीन काम के लिए ये दिए जाते हैं। 2026 में 83rd नंबर का एडिशन हुआ। और अवार्ड सेरेमनी ये कहां पर हुई? कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में हुई। और इसमें बेस्ट फिल्म की बात करें ड्रामा में तो हेमनेट चुनी गई। वहीं बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में वन बैटल आफ्टर अनदर को चुना गया। और बेस्ट मेल एक्टर चुने गए वेगनर मोरा द सीक्रेट एजेंट के लिए। और बेस्ट फीमेल एक्टर जेसी बकेल हेमनेट मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमसन एंडरसन किस मूवी के लिए? वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। एक बात नोट करेंगे आप, जो लियोनार्डो डिकैप्रियो की ये जो मूवी है वन बैटल आफ्टर अनदर, उसने गोल्डन ग्लोब में सर्वाधिक 5 अवार्ड जीते। सबसे ज्यादा 5 अवार्ड जीते इसने अलग अलग कैटेगरी में। मतलब ये जो मूवी है ना वन बैटल आफ्टर अनदर, उसमें एक्टर हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो। लियोनार्डो ये वही एक्टर है टाइटैनिक वाले। अच्छा, फिल्म कैटेगरी में बात कर ली। टीवी सीरियल कैटेगरी में बात करें तो बेस्ट टीवी सीरीज इन ड्रामा ये चुनी गई द पिट। और इन कॉमेडी और म्यूजिकल कैटेगरी में बेस्ट टीवी सीरीज चुनी गई द स्टूडियो। 2-3 पॉइंट और ध्यान रखना कि ट्यूनिशिया के फिल्म मेकर हैं जोबेर जालसी। इन्होंने अपनी फिल्म लिली के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म अवार्ड जीता अभी दुबई में। और इसी तरह से यूके के 16 वर्षीय ओवेन कूपर गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले सबसे युवा विजेता बन गए हैं। उन्हें टीवी सीरीज एडोलेसेंस में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया अभी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी एलिसा हेली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे किस देश की प्लेयर हैं या उनका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान है एलिसा हेली। और उन्होंने क्रिकेट के अभी सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं कि आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर उनको चुना गया था 2018 में भी और 2019 में भी। उसके अलावा बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2019 भी उनको मिल चुका है। अच्छा, अभी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर है उस्मान ख्वाजा। ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर आप कह सकते हो। अभी उन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और अभी ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट टीम की जो कप्तान है एलिसा हेली, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक काम करता हूं ना, यहाँ पे पिछले साल जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जिन्होंने अपने अपने खेलों से संन्यास लिया, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अचंता शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर है, संन्यास ले लिया। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के ये क्रिकेटर है, वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। और मुशफिकुर रहीम और तमीम इकबाल दोनों बांग्लादेश के हैं और अभी इन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास लिया। मुशफिकुर ने तो ओडीआई क्रिकेट से और तमीम इकबाल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मनोज कुमार ये बॉक्सर है, संन्यास ले लिया। सिमोना हालेप रोमानिया की टेनिस प्लेयर है, संन्यास ले लिया। बी सुमित रेड्डी बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। वंदना कटारिया हॉकी से। और रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और मैरी इयरप्स इंग्लैंड की फुटबॉल गोलकीपर है। निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अभी इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। ये सभी रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने अपने अपने खेलों से। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में
संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास जिसका नाम है साझा शक्ति, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो अभी भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने अभी सिविल मिलिट्री सिविल फ्यूजन अभ्यास साझा शक्ति का आयोजन किया 8 और अभी 9 जनवरी को। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में। और इसमें भारतीय सेना और 16 अन्य प्रमुख नागरिक जो एजेंसियां हैं जैसे पुलिस फोर्स, वन और अग्निशमन विभाग हो गया, तो इन सब ने मिलकर के इसका आयोजन किया। उद्देश्य था आपातकालीन स्थितियों में सेना और नागरिक प्रशासन के बीच तालमेल और समन्वय बढ़ाना। अब महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ, तो ले चलता हूँ आपको महाराष्ट्र। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई होती है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब कुछ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम महाराष्ट्र से ही। देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने के लिए गरुड़ दृष्टि नाम से एक सिस्टम लॉन्च किया था महाराष्ट्र ने। बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान शुरू किया। मारबत महोत्सव ये शुरू हुआ नागपुर महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के राज्यपाल ये भी आचार्य देवव्रत बन गए हैं जो कि गुजरात के हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का भी अनावरण किया था मुंबई से। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर दिवंगत लोक नेता दिनकर बालू पाटिल के नाम पर रखा था। और पीएम मोदी के द्वारा मुंबई से मुंबई वन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप है। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना वाटर वर्थ इसके लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना? मुंबई और विशाखापत्तनम। और महाराष्ट्र ने सदियों पुरानी पगड़ी सिस्टम को खत्म कर दिया। उसके अलावा महाराष्ट्र ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्राइम ओएस एआई लॉन्च किया। प्रोजेक्ट महादेवा यहाँ शुरू हुआ। इसमें ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजना इसका उद्देश्य है। भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, इनका भी निधन हो गया 100 वर्ष की आयु में। इनको पद्मश्री तो मिल चुका है 1999 में और पद्म भूषण 2016 में। अभी महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण भी दिया गया। उसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मुंबई में। मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता था। मुंबई से बिलोंग करती हैं ये। और आखिरी प्रश्न था इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है कहाँ पर? देहरादून उत्तराखंड में। और अभी इसके 93 वर्ष के इतिहास में यहाँ से पास होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? पहली महिला अधिकारी तो आंसर होगा सई जाधव। वे महाराष्ट्र के कोल्हापुर से बिलोंग करती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में डीआरडीओ ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी मिसाइल का अभी सफल परीक्षण किया। उसका नाम है MPA-TGM। क्या मतलब हो गया इसका? मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और इसी का भी सफल परीक्षण किया डीआरडीओ ने। ये जो मिसाइल है ना, ये दुश्मन के टैंकों के ऊपर से निशाना बनाकर उनको मार गिनारे में सक्षम है। इस मिसाइल को कंधे पर रखकर आप चला सकते हैं और ये खास तौर पर टैंकों के ऊपरी हिस्से को नष्ट कर देती है। उसी के लिए इसको डिजाइन किया गया है, जो कि अक्सर कमजोर होता है। टैंक में जो सबसे कमजोर पार्ट है वो उसका ऊपरी हिस्सा होता है। और आपको ये भी बता दूं कि अभी इसका परीक्षण डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, उसी ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के रेंज में। तो याद रखना, ये तीसरी पीढ़ी का थर्ड जनरेशन का एक मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मेन पोर्टेबल मतलब उसे कंधे पर रख करके आप लॉन्च कर सकते हो। एंटी टैंक मतलब टैंक को नष्ट कर देगा। और गाइडेड मिसाइल है मतलब आप एक बार इसको टारगेट सेट कर दीजिए और फिर भूल जाइए, ये टारगेट पे जाकर के ही दम लेगा। और इसकी रेंज कितनी बताई जा रही है? 200 से लेकर 4000 मीटर तक की रेंज है इसकी। बाकी डीआरडीओ की बात कर लें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान में चेयरमैन है समीर वी कामत और पहले चेयरमैन थे दौलत कोठारी। मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, बलस्य मूल्यम विज्ञानम। तो ध्यान रखना है सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि काउंटर पॉइंट रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का टॉप स्मार्टफोन ब्रांड अभी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा एप्पल। तो काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार 2025 में एप्पल ने 20% ग्लोबल मार्केट शेयर के साथ पहला स्थान हासिल किया।
और इस तरह से एप्पल 14 साल बाद सैमसंग को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, इसरो का 2026 का पहला मिशन अभी विफल हो गया है, वो कौन सा था? PSLV C62। और खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में टॉपर रहा कर्नाटक। भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया कहाँ पर शुरू होगा? पश्चिम बंगाल। किसने शाइन पहल को लॉन्च किया? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया 12 जनवरी को। भारत सरकार ने पहली बार विमर ट्रायंगल बैठक में हिस्सा लिया। विमर ट्रायंगल का संबंध है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड से। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है? अकाशा एयर। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। केंद्रीय संचार मंत्री ने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस को अभी कहां से लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश। और आखिरी प्रश्न था, अभी सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। कल पूछा था किस राज्य ने अपना खुद का उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो आंसर होगा असम ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।